हेलो हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बॉन्डिंग्स इन सॉलिड, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने किया शुरू क्रिस्टल बनाना, राइट। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज जानने के लिए हमने क्या किया ब्रैग्स लॉ या फिर कहें डाइफ्रैक्शन, एक्सरे डाइफ्रैक्शन पढ़ी क्रिस्टल्स में, राइट। अब क्रिस्टल तो हमारा बन चुका है, उस क्रिस्टल में दो एटम्स के बीच में क्या बॉन्ड है या फिर दो यूनिट सेल के बीच में क्या बॉन्ड है जो उनको बांध के रख रहा है या फिर क्रिस्टल का फॉर्म बना हुआ रख रहा है, राइट। मैंने क्या बोला कि एक क्रिस्टल में यूनिट सेल किस बॉन्ड से जुड़े हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल हैं वो किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ताकि वो क्रिस्टल बना, राइट। तो हम करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग या फिर कहें बॉन्डिंग इन सॉलिड, राइट। बॉन्डिंग इन सॉलिड, अब इसको बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ टाइप ऑफ बॉन्ड बताऊंगी, राइट। टाइप ऑफ बॉन्ड बताऊंगी, बाकी कितने क्या इनकी बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है, फिर बॉन्ड बनके क्या क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होती है, वो एग्जाम में तो आने से रहा। इतना हो सकता है कि टाइप ऑफ बॉन्ड पूछा जाए, क्रिस्टल में कौन कौन सी तरह के बॉन्ड होते हैं, राइट। तो देख लेते हैं, बाकी डिटेल्ड आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ओके। चलिए, बॉन्डिंग इन सॉलिड में सबसे पहला बॉन्ड आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो दो चार्जेस के बीच में हो, राइट। तो जो जो बॉन्ड दो चार्जेस के बीच में होता है वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है, या तो एटम का गेन होता है या एटम का लॉस होता है। मींस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका गेन और उसका लॉस ही जो है हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देता है, राइट। डोनर एटम और रिसीवर रिसेप्टर हम पढ़ते थे ना केमिस्ट्री में, वही चीज। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है क्योंकि Na पॉजिटिव के हम जो है आगे कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और वो डायरेक्ट रिजल्ट एग्जाम में आते हैं, वो हम करेंगे यहाँ आज की क्लास में, ठीक है। दो आयंस के बीच में ये प्रेजेंट होता है और चार्जेस वाले एटम के बीच में ये बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड आ गया हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड, राइट। आपने क्या देखना है कि आयनिक बॉन्ड अगर बना है किसी क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के बीच में, तो वो कौन सा क्रिस्टल बना, वो बना आयनिक क्रिस्टल। हमें क्रिस्टल से डील करना है, राइट। आयनिक क्रिस्टल बना। कोवलेंट बॉन्ड यानी शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, राइट। मान लो हमारे ऑटरमोस्ट शेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और दूसरे में जो है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, राइट। तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं, एक एक को शेयर कर देंगे और जो है या तो ऑक्टेट को पूरा कर देंगे, ठीक। यानी शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। शेयरिंग शेयरिंग हो गई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन एटम है, तो ये मिलकर बनाते हैं H2। H2 गैस बनाते हैं ना, H2 हमारा स्टेबल फॉर्म है। तो ये H2 किस तरह से बनाते हैं, इन्हें जरूरत होती है 1s2, ऐसे तो 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है ना इनकी। तो अगर स्टेबल होना है तो ये क्या करते हैं, ये एक इसके साथ शेयर करेगा, ये अपना इसके साथ शेयर करेगा और दो दो जो है इनके कंप्लीट हो जाएंगे और इस तरह से ये अपना कोवलेंट बॉन्ड यानी शेयर्ड बॉन्ड बना देते हैं, राइट। तो कोवलेंट बॉन्ड से जो क्रिस्टल बनता है उसे कहते हैं कोवलेंट क्रिस्टल, कोवलेंट क्रिस्टल। फिर आ गया थर्ड बॉन्ड जो आ गया मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड से हम जो है काफी डील करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें मिलते हैं मेटालिक क्रिस्टल, राइट। मेटालिक क्रिस्टल किस तरह से हमें कंडक्टिविटी मिलती है या फिर इंसुलेटर मिलते हैं या फिर हमें मिलते हैं सेमीकंडक्टर, तो वो मेटालिक बॉन्ड में हमें दिखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में वो बहुत वीकली जो है बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियस से। क्या होता है, रूम टेम्परेचर वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इस तरह के होते हैं मेटालिक क्रिस्टल। क्या चीज मैंने बोली कि जो मेटालिक क्रिस्टल होते हैं वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, तभी वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, राइट। तो मेटालिक क्रिस्टल बनते हैं। फिर मेटालिक क्रिस्टल के बाद है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर रेपिटेशन हो रही है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की, राइट, रेपिटेशन हो रही हो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की, तो वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। ज्यादा डिटेल मैं नहीं बताऊंगी आपको। फिर होता है एक बॉन्ड जो कहलाता है वेंडर वॉल बॉन्ड, राइट। ये जो होता है वो हमारे
डाइपोल डाइपोल बॉन्ड के रूप में होता है। हम जब फेरो क्रिस्टल्स या फेरोमैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये क्लियर करेंगे वैंडरवॉल अट्रैक्शंस का, राइट। तो वैंडरवॉल बॉन्ड से हमें मिलते हैं कौन से क्रिस्टल, हमें मिलते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल मिलते हैं, राइट। तो हमें इतना सा आइडिया कि कितनी तरह के बॉन्ड होते हैं और उन बॉन्ड्स के प्रेजेंट होने की वजह से कौन सा वाला क्रिस्टल बनता है, राइट। अब चल पड़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक क्या कि हमें एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर ये जो क्रिस्टल है, मान लो ये मैं क्रिस्टल बोल देती हूँ, राइट। अगर ये जो क्रिस्टल है ये स्टेबल क्यों है, राइट। ये क्रिस्टल है, मान लो ये क्रिस्टल है, तो ये स्टेबल क्यों है। अगर यहाँ पड़ा हुआ है तो यही क्यों पड़ा हुआ है, ये टूट कर या उड़कर क्यों नहीं खत्म हो गया, राइट। वो टूट कर या उड़कर खत्म क्यों नहीं हो गया, कोई कारण होगा, इनके बीच की बॉन्डिंग, राइट। अब इनके बीच की बॉन्डिंग के बावजूद हमें क्या बनता है, फिजिक्स वाली टर्म पे आ जाते हैं कि इस क्रिस्टल की क्या है, अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी सेटअप हो गई है, तभी ये स्टेबल है। क्या इस क्रिस्टल की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी सेटअप हो गई है, तभी ये स्टेबल है। अब पोटेंशियल एनर्जी है, साथ में इसमें क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस बराबर हैं। यानी अगर ये बॉन्ड्स इधर को खींच रहे हैं या इधर को खींच रहे हैं तो इक्वल एंड अपोजिट अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस है, तभी फोर्स हमारी जीरो होगी, तभी हमारा जो क्रिस्टल है वो स्टेबल होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी क्रिस्टल में अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस क्यों होती हैं, राइट। क्यों होती है, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा है, राइट। लोहे का टुकड़ा है और उसे तोड़कर हमें क्या करना है, एक प्लेट बनानी है, राइट। लोहे का टुकड़ा है, उसे तोड़कर हमें क्या करना है, प्लेट बनानी है। अगर क्रिस्टल में अट्रैक्टिव ही फोर्सेस होती तो उस लोहे के टुकड़े को तोड़ पाना नामुमकिन होना था, राइट। उसमें क्रिस्टल में अगर अट्रैक्टिव ही फोर्सेस होती, बाइंड ही वो रहता, तो उस लोहे के टुकड़े को तोड़ पाना मुश्किल होना था। इसीलिए एक क्रिस्टल में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं या तो रिपल्सिव फोर्सेस, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं, तब हम जो है तोड़ पा रहे हैं। कारण ये कि इसमें अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं। यानी क्रिस्टल का टूटना या फिर किसी क्रिस्टल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, राइट, वो डिपेंड करेगा उस क्रिस्टल की अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस की तरफ, राइट। चलिए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड किस तरह का जो है हमें क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आता है पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, राइट। कोशिश करूंगी कि आज ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके ओके, तो क्या देखेंगे हम, फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्सेस। जो क्रिस्टल के अंदर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं उन्हें कहते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस, राइट, जो इनसाइड क्रिस्टल होती हैं, राइट। अब ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस दो टाइप की होती हैं। एक हमारे पास होगी अट्रैक्टिव फोर्स और सेकेंड होगी हमारे पास रिपल्सिव फोर्स, राइट। एक होगी अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरी होगी रिपल्सिव फोर्स। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स होती है वो किस किस पर डिपेंड करेगी। आइए क्रिस्टल का एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर अपोजिट चार्जेस हों, अपोजिट चार्जेस, क्योंकि हमने NaCl के बारे में ही पढ़ना है यहाँ पर, या फिर सीजियम क्लोराइड जिंक सल्फाइड के बारे में पढ़ेंगे बॉन्डिंग्स में, राइट। और जो रिपल्सिव फोर्सेस होती है वो होती है सेम चार्जेस के बीच में, राइट। कैसे होती हैं, ये जो अपोजिट चार्ज है ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट। जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है
वो होती है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और रिपल्सिव फोर्सेस क्या होती है, जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे की तरफ खींचेंगे और यहाँ पर एक दूसरे से दूर भागेंगे, राइट। हर क्रिस्टल में अट्रैक्टिव फोर्सेस ही जो है हर क्रिस्टल को जोड़कर रखती है। क्या चीज, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो ही हर क्रिस्टल में उसे जोड़कर रखती है, राइट। और इन्हें अट्रैक्टिव फोर्सेस को फिर बाइंडिंग फोर्सेस के नाम से भी जाना जाएगा, बाइंडिंग फोर्सेस के नाम से भी जो जाना जाएगा, ओके। और साथ में क्या चीज की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव के लिए मैं एफ फोर्सेस के लिए एफ लिख रही हूं, इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्सेस। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बराबर होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस से। अगर ये बराबर है तो एफ क्या होगा, 0 होगा, राइट। यानी हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। आ गया टर्म इक्विलिब्रियम। हमारा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस जो है बराबर है, राइट। यानी मान लो एक क्रिस्टल है, राइट, ये 1D क्रिस्टल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बट ये जो क्रिस्टल है एक दूसरे से जो है रिपेल होंगे। वैसे ही ये जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर आगे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये रिपेल हो रहे हैं, और यही चेन हमारी चली रहती है, तभी हमारा जो क्रिस्टल है वो बॉन्ड रहता है, जुड़ा रहता है, राइट। हम NaCl का केस देखेंगे अभी 1D और 2D का, है ना। तो ध्यान रखना है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर होती हैं। साथ में हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब करेंगे तो हम एक टर्म पढ़ेंगे, राइट, F इज इक्वल टू माइनस du/dr। F इज इक्वल टू माइनस du/dr। ये क्या है, फोर्स है, फोर्स है इक्विलिब्रियम फोर्स है, राइट, एक क्रिस्टल की, राइट। यानी इस टर्म का क्या मतलब हुआ कि, अब ये खत्म कर रही हूं मैं, इस टर्म का क्या मतलब हुआ कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव है वो फोर्स के बराबर होता है, राइट। क्या, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव है वो फोर्स के बराबर होता है, राइट। अगर आपके साथ एक ग्राफ में शेयर करूं, राइट, एक ग्राफ है अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस का, राइट। चलिए ग्राफ हम बाद में ड्रॉ करेंगे, हमें इतना पता है कि जो फोर्स है वो है पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव, राइट, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव है। अगर हम फोर्स को 0 कर देंगे, राइट, यानी सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो माइनस ऑफ du/dr कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम वाला सिस्टम है, ये आपने लिख लेना है, यहां से रिजल्ट आएगा माइनस du/dr। अगर 0 है, फोर्स 0 है और हमारा क्रिस्टल क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर इसी इक्वेशन का हम करते हैं सेकंड डेरिवेटिव, अगर इसी इक्वेशन का हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, du²/dr और इज इक्वल टू, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गई या फिर हमारे पास d²/dr², अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई, राइट, आप इसको जो है इस तरह से लिखिएगा, यहां पर नेगेटिव लिखिएगा क्योंकि मैं इसको टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको समझा रही हूँ, राइट। अगर डबल डेरिवेटिव लिया पोटेंशियल एनर्जी का, उसकी आ रही है नेगेटिव वैल्यू, डबल डेरिवेटिव लिया पोटेंशियल एनर्जी का, उसकी आ रही है नेगेटिव वैल्यू, तो वो क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट। क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, लिखिएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी ये क्या है, हमारा मैक्सिमा है। ये जो मैक्सिमा मिनिमा है ना, ये निकालने को आते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट निकालने को आते हैं, डबल डेरिवेटिव करना होता है हमने पोटेंशियल एनर्जी का। तो लिख लीजिए, बस यही रिजल्ट इस वाले टॉपिक से इंपॉर्टेंट है कि डबल डेरिवेटिव किया हमने पोटेंशियल एनर्जी का, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, यानी मैक्सिमा जो है निकल कर आएगा। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हमारे पास आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी हमारे पास आएगा मिनिमा,
मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टरबेंस, क्या चीज, मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस कम है तो इक्विलिब्रियम ज्यादा है। क्या लर्न करने का तरीका है ये, ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा कि अगर डिस्टरबेंस मिनिमम है तो हमारा सिस्टम क्या है, स्टेबल है, राइट। बाकी हम इस चीज के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा पढ़ेंगे। सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव में फोर्स आती है और ये आर नॉट पॉइंट पर लेंगे हम, यहां से डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो यहां पर हम जो पॉइंट्स आएंगे ना इससे निकाल के वो हम यहां पर फुल फिलअप करेंगे, राइट। और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज देखेंगे। आर नॉट क्या है, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, राइट। तो ये वाला रिजल्ट आपने डायरेक्ट याद रखना है, क्या, डी यू स्क्वायर बाय डी आर अगर नेगेटिव है तो हमारा सिस्टम क्या है, मैक्सिमा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और डी यू स्क्वायर बाय डी आर स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट। अब साथ में आपने ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास फोर्सेस कौन कौन सी हैं। एक सेकेंड, अगर यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे पास होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस, यही लिख दिया है मैंने यहाँ, रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। ये भी ध्यान रखना है, कई बार जो है इसी तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। और अगर नेगेटिव है तो हमारे पास होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा निकलता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी का डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है मिनिमा होता है और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। अब एग्जांपल लेके चलेंगे कि अगर हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में, टेस्टर कहाँ गया, अच्छा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये मैक्सिमा मिनिमा का। पोटेंशियल एनर्जी दी होगी और पूछा जाएगा कि आपने मैक्सिमा और मिनिमा बताने हैं एक क्रिस्टल के, गिवन क्रिस्टल के पोटेंशियल एनर्जी दी हुई होगी और आपको मैक्सिमा और मिनिमा बताने होते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, आपको मैं होमवर्क भी दूंगी क्वेश्चन। ओके, अब क्या है हमारे पास गिवन सिस्टम की है पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू कितना है, ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस किस में टर्म में दिया है, एक्स में दिया है, तो हम डेरिवेटिव एक्स की टर्म में ही निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले यू की क्या वैल्यू है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, डी यू बाई डी एक्स, तो क्या होता है एन इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये होता है ना डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव, राइट। तो 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस वन 2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन 1, राइट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकल के आया डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x, राइट। अब हमें पता है कि फोर्स क्या होती है, जीरो होती है इक्विलिब्रियम पर, राइट। तो इसको हम जीरो पुट करेंगे और यहीं से हमें जो है पॉइंट्स, डिस्टेंस पॉइंट्स निकल के आएंगे। 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन लेना है, हमने लेना है x कॉमन। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है x इक्वल टू 0 और दूसरा आ रहा है x इज इक्वल टू -2/3। आ रहे हैं, आपके भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, साथ में सॉल्व कीजिए तब ज्यादा इजीली हो जाता है। अब हमारे पास पॉइंट आ गए, ये आर नॉट पॉइंट आ गए। अब हमने डबल डेरिवेटिव करना है और उसमें x की एक वैल्यू 0 पुट करनी है और x की वैल्यू -2/3 पुट करनी है, तभी हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। तो डी यू बाई डी एक्स इतना निकल के आया था, इसी का ही डबल डेरिवेटिव करना है। कितना है,
n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, इस तरह से निकालते हैं तो 3 इंटू टू इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन, 2 माइनस वन 1 और 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस वन 0, राइट। इसी तरह से आएगा ना, 1 है या 2 है, 2 है, 2 इंटू, राइट। फिर आ गया, ये आ गया 6x प्लस 2, क्लियर। डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स निकल के आ रहा है 6x प्लस 2। अब ये दो पॉइंट है ना x के, यहां पर हमने पुट करके देखने हैं। डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स, ये पुट करना है हमने सबसे पहले x इक्वल टू 0, तो 6 इंटू 0 प्लस 2 क्या आ रहा है 2, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, राइट। और दूसरा पॉइंट है डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3, कितना आएगा 6 इंटू माइनस 2/3, 3 2 जा 6, 2 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, राइट। तो हमारे पास क्या मैक्सिमा और मिनिमा आ गए। अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो पॉइंट होता है हमारे पास मैक्सिमा। तो क्वेश्चन का मैक्सिमा क्या निकल के आया, मैक्सिमा इज इक्वल टू +2 और मिनिमा निकल के आ रहा है, मिनिमा आ रहा है -2, राइट। जहां पर नेगेटिव टर्म होती है एनर्जी की वो होती है हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस, और जो पॉजिटिव होता है वो होती है रिपल्सिव फोर्सेस, राइट। तो ये पॉइंट्स निकल के आ गए मैक्सिमा और मिनिमा के। कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, हमें अलजेब्रा आना चाहिए तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। डेरिवेशन आनी चाहिए तभी हम डायरेक्ट जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अब एक साथ में हमने एक ग्राफ देखना है, इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी से, राइट। नोट कर लिया है, चल मैं फिर से लिख लेती हूँ और आपने नोट कर लेना है ये ना। मैक्सिमा आ गया +2 पे और मिनिमा आ गया -2 पे। चलिए नोट कर लीजिए इस टर्म को, राइट। फिर मैं ग्राफ करवाती हूँ और मेडलन कांस्टेंट हमने करना है आज की ही क्लास में, अभी टाइम है।
चलिए, क्लियरली आ रही है मेरी आवाज? तो एक ग्राफ आता है एग्जाम में, उसे आपने नोट कर लेना है। ग्राफ क्या है? यू और आर के बीच में ग्राफ है। यू और आर यानी पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ है, राइट? और ये कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, ग्राफ बिटवीन यू एंड आर, राइट? ग्राफ बिटवीन यू एंड आर। तो यू क्या होता है? हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, राइट? पॉजिटिव हो तो हमारे पास होती है मैक्सिमा, राइट? क्या मैंने सही लिखा? पॉजिटिव हो तो होता है मैक्सिमा, है ना? गलत लिखा है ना? मैक्सिमा नहीं होता, ध्यान रखना है। पॉजिटिव हो तब होता है मिनिमा और नेगेटिव हो तब होता है मैक्सिमा, राइट? मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टरबेंस क्या हमारे पास जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट? ध्यान रखना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और नेगेटिव है, मैक्सिमा है, हमारे पास क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मैंने ये टर्म सही लिखी है या गलत लिखी है? नेगेटिव है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मैक्सिमा है, पॉजिटिव है, मिनिमा है, सही है। अब हमें पता होता है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है किसी भी एटम में, वो नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी रिप्रेजेंट करती है हमारे को अट्रैक्टिव फोर्सेस से, राइट? क्यों? हमारा जो एटम है वो बॉन्ड क्यों है न्यूक्लियस के साथ, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों है? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी है, और बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होती है। मैक्सिमम के लिए बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होती है, तो वो रिप्रेजेंट करती है अट्रैक्टिव फोर्सेस को, राइट? क्लियर? ये टर्म हमें ध्यान आ गई। और आर क्या है? आर तो हमारे पास डिस्टेंस है किन्हीं दो एटम्स के बीच में। तो हमारे पास एक ग्राफ बन के आता है, और ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि ये कौन सा ग्राफ है। ग्राफ आता है ये ग्राफ, राइट? यहाँ को यू पॉजिटिव है, यहाँ को यू नेगेटिव है, यहाँ को आर पॉजिटिव है और यहाँ को आर नेगेटिव है। ये तो हमें पता है, डिस्टेंस है, राइट? और ये क्या है? हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, राइट? यहाँ पे यू क्या है? पॉजिटिव है, यानी हमारे पास क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है और मिनिमा है। और यहाँ पे क्या है? ये पॉइंट आ गया, सबसे दूरी पर यही पॉइंट आ गया। तो ये क्या है? यू यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है, और ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और साथ में ये क्या है? मैक्सिमा है। तो क्वेश्चन क्या आता है? ये ग्राफ पूछेंगे और आपसे मैक्सिमा पॉइंट पूछेंगे कि मैक्सिमा पॉइंट कहाँ पर है, आपने बताना है। ग्राफ दे देंगे अलग अलग और आपसे पूछेंगे मैक्सिमा पॉइंट कहाँ पर है, सबसे ज्यादा नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्सेस कहाँ पर है, राइट? तो ये है हमारे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को नाम दे दिया जाएगा R0। ध्यान रखना है, ये ग्राफ डायरेक्ट रिजल्ट में पूछा जाता है। और इस ग्राफ का नाम क्या है? लेनार्ड जोन पोटेंशियल। क्या है? लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल ग्राफ, राइट? हमें एक और ग्राफ भी आना चाहिए, यू पॉजिटिव और यू नेगेटिव का, राइट? तो मैक्सिमा का ग्राफ होता है ये, और मिनिमा का ग्राफ होता है, क्या मैंने सही लगाया? यू नेगेटिव बताता है मिनिमा, सॉरी ये है मिनिमा पॉइंट, वही कंफ्यूजन हो जाती है मैक्सिमा मिनिमा की। तो यू पॉजिटिव क्या है? हमें मैक्सिमा बताता है, और ये ग्राफ, ये पॉइंट हमें मिनिमा बताता है, राइट? अब याद कैसे रहे? एक पहाड़ बना रहे हैं, ऊंची चोटी ऊंचाई में है तो मैक्सिमा, और नीचे है गहराई में तो मिनिमा। क्या? एक पहाड़ है, ऊंचाई में है तो मैक्सिमा, और गहराई में है मिनिमा। ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव है। एक्सिस भी वही होती है ना, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव है। इस तरह से आपने याद रखना है। अब हम करेंगे चैप्टर कोहेसिव एनर्जी का, और कोहेसिव एनर्जी हम निकालेंगे। आज करें या कल करें? चलो हल्का सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। गले में भी मेरे पेन हो रही है, देखते हैं कितना हो पाता है, राइट? कोहेसिव एनर्जी, सिस्टम को बॉन्ड रखने वाली एनर्जी कहलाती है कोहेसिव, राइट? जब हम सिस्टम को तोड़ते हैं, जितनी नंबर ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ना, वो कहलाती है हमारे पास कोहेसिव एनर्जी। ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। एक डेफिनेशन ये होगी और एक होगी, हाँ, सिस्टम को बाइंड जिस एनर्जी ने करके रखा है वो हमारी कोहेसिव फोर्सेस,
तो वही चीज कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, राइट। मैं आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा देती हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोहेसिव एनर्जी हमें पता है क्यू क्या है, इनवर्स ऑफ डिस्टेंस है ना, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस इनवर्स, यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यू ज्यादा आर कम, यू कम आर ज्यादा, राइट। अब यू पॉजिटिव भी हो सकता है, यू नेगेटिव भी हो सकता है, यू क्या है पॉजिटिव भी हो सकता है और यू नेगेटिव भी होता है एक सिस्टम में, राइट। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम एक ए कांस्टेंट लेंगे कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए और बी लेंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रिपल्सिव फोर्सेस के लिए। तो u क्या निकल के आएगा, u इज इक्वल टू a अपॉन आर की पावर m माइनस b अपॉन आर की पावर n। अब ये आर एम और आर एन क्यों लिए हैं, ये m और n क्या है, इंटीजर है, यानी डिस्टेंस कितना भी हो सकता है किन्हीं दो एटम्स के बीच में, राइट। डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल हो सकती है, डिफरेंट डिस्टेंस हो सकता है, और ए बी क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। और हमारे पास u पॉजिटिव कितना निकल के आया, u पॉजिटिव निकल के आ रहा है a अपॉन आर एम और u नेगेटिव आ रहा है माइनस b अपॉन आर एन। तो ये क्या है, कोहेसिव फोर्सेस हैं, कोहेसिव एनर्जी है, फोर्सेस नहीं कोहेसिव एनर्जी है। ये अट्रैक्टिव है और ये रिपल्सिव है, नेगेटिव में रिपल्सिव और पॉजिटिव है तो अट्रैक्टिव है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपने लिख लेना है। अब हम जो है करेंगे NaCl का 1D स्ट्रक्चर और मेडलैंग कांस्टेंट हमें निकालना है। हल्का सा आइडिया दूंगी, बाकी आपको डायरेक्ट रिजल्ट के क्वेश्चन आते हैं मेडलैंग कांस्टेंट के। मेडलैंग कांस्टेंट या फिर इसे करेक्शन फैक्टर भी कहते हैं। क्या आता है कि NaCl का करेक्शन फैक्टर बताओ, या हमारे को जिंक सल्फाइड का करेक्शन फैक्टर बताओ, या सीजियम क्लोराइड का करेक्शन फैक्टर बताओ, ये डायरेक्ट रिजल्ट आता है। तो 1D स्ट्रक्चर लेंगे हम पहले NaCl का, NaCl के एटम्स ले लेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया Na का, राइट। तो Na से Cl के बीच में कौन सी फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अपोजिट चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। क्या, अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, राइट। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस U1 और U2 दो तरह की, लेफ्ट राइट आएगा ना, है ना। और वैसे ही Na और Na के बीच में कौन सी फोर्सेस आएंगी, हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस आएंगी, एक तरफ U1 और एक तरफ U2, और वही सेम सीक्वेंस हमारी चलती रहेगी, राइट। डिस्टेंस में फर्क आ जाएगा, अगर ये A डिस्टेंस है तो यहां से लेकिन यहां तक A डिस्टेंस 2A डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। अब यहां तक निकालेंगे तो 3A डिस्टेंस हो जाएगा, यहां तक 4A डिस्टेंस, सीक्वेंस इस तरह से आएगी। तो हमें पता है कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या यही होता है दो चार्जेस के बीच में कूलम्स लॉ? क्या ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? सही लिखा है। Na के ऊपर हम मान लो अगर प्लस E चार्ज मान रहे हैं तो Cl के ऊपर हम माइनस E चार्ज मान रहे हैं। तो फर्स्ट जो है हमारी अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी होगी, टोटल एनर्जी, सॉरी फोर्स में बार बार बोल रही हूँ ना, एनर्जी होगी, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी कितनी आएगी, U1 आएगा प्लस E इंटू माइनस E बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच का डिस्टेंस है A, माइनस E का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। क्या ये निकल के आया? बिल्कुल। अगर लेफ्ट की तरफ है तो राइट की तरफ भी यही फोर्स निकल के आएगी, माइनस E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अगर हम ये अट्रैक्टिव फोर्स आई ना, रिपल्सिव फोर्स देखें तो Na और Na के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2A है, राइट। चार्जेस अट्रैक्टिव फोर्सेस Na को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है तो दो चार्जेस में प्लस C और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A।
आ गया, कितनी आ गई, -c²/4πε0 राइट की तरफ भी यही आएगी, +c²/4πε0 राइट। अगर सेकेंड अट्रैक्टिव फोर्स देखनी हो तो Na और इस Cl के बीच में कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 1a b 2a 3a राइट। ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव है अट्रैक्टिव फोर्स है, पॉजिटिव है रिपल्सिव फोर्स है। नेगेटिव आएगी, थर्ड एनर्जी हमारे पास नेगेटिव आने वाली है। डायरेक्ट रिजल्ट में आपको बताऊंगी अभी, हल्का सा आइडिया भी कि किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ्ट की तरफ आ गया +e इंटू -e/4πε0 राइट। क्या आ गया, -e²/4πε0 और दूसरी तरफ को भी यही आ जाएगी, ur = -e²/4πε0। अगर देखें टोटल एनर्जी निकालनी हो इस सिस्टम की तो इन सारी एनर्जी को और सो ऑन चलेगा ना, 4a डिस्टेंस 5a डिस्टेंस कितना क्रिस्टल का क्या है डायमेंशन है उस पर डिपेंड करेगा राइट। तो टोटल एनर्जी अगर निकालनी है तो हमें इसे भी, अगर इसे मैं u1 कंसीडर कर रही हूँ, u2 कंसीडर कर रही हूँ, u3 कर रही हूँ, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास ul ur u1 का l है ना, u1 का r u2 का l u2 का r u3 का l u3 का r। तो ये आ जाएगी टोटल एनर्जी u1 + u2 + u3 राइट। अब सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है राइट। कितना आया हमारे पास, इसकी भी दो टर्म है, इसकी भी दो टर्म है, इसकी दो टर्म है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव में है, -2e²/4πε0a प्लस 2e²/4πε0 क्या इसी तरह से है, -2e²/4πε0 क्या ये यही सीक्वेंस है, बिल्कुल यही सीक्वेंस है। अगर हमने कॉमन निकालना हो कुछ टर्म तो क्या निकल के आएगी, e²/4πε0a अगर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा -2 भी अगर निकाल लें तो अंदर बचा -2 कॉमन निकाल दिया, ये पूरी टर्म कॉमन निकाल दी तो यहाँ आ गया 1 राइट। कॉमन निकाला है माइनस, तो माइनस है तो जो माइनस वाली टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव वाली टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ क्या बचा, 2e²/4πε0 कॉमन है माइनस में तो ये माइनस हो जाएगी 1/2 आ गया राइट। फिर यहां से कॉमन आ गया, क्या आ गया 1/3, नेगेटिव है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से सीक्वेंस चलेगी राइट। अगर मैं आपको बताऊं log ऑफ 1 + x कितना होता है, log ऑफ 1 + x, log ऑफ 1 + x होता है x - x²/2 + x²/3 प्लस -x²/4। अगर x हमारा 1 हो तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 1 + 1 = 1 - 1/2 ना, 1² 1 आ जाएगा, 1/3 + 1/4 प्लस सो ऑन राइट। तो ये आ गया log ऑफ 2 राइट। क्या ये log ऑफ 2 आ रहा है, बिल्कुल सही, यानी ये जो टर्म हमने निकाली है ये log ऑफ 2 निकल के आ रही है। तो यहां हम लिख देंगे अब log 2, u = -2e²/4πε0a log 2 राइट, log 2 ओके हाँ log 2। अगर मैं इसी को थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं, थ्री का मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखाऊंगी ठीक है। अगर मैं इसी टर्म को थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं तो u आ जाएगा -e²/4πε0 2 log 2 नेचुरल लॉग है राइट। अगर 2 log 2 की वैल्यू को पुट किया जाए तो वो आएगी हमारे पास 1.38। ये किसी भी किताब में नहीं है, जो भी हम ग्रेजुएशन वाली किताबें देखते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन वाली किताब से पढ़ रहे हो तो वहां ये अवेलेबल नहीं है। चलिए इसे बना लेते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -e² अल्फा, ये अल्फा है राइट, अपॉन 4πε0 राइट। ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 1D स्ट्रक्चर की,
और यहां से आया हमारे पास 1D NaCl और ये डायरेक्ट रिजल्ट आता है। अल्फा क्या है हमारे पास, मेडलंग कांस्टेंट है 1D स्ट्रक्चर ऑफ NaCl के लिए जिसकी वैल्यू आती है 1.38, राइट। यहां से दो चीजें आपने लर्न रखनी है, क्या पहली तो अल्फा की वैल्यू और सेकंड चीज कि अल्फा क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है, राइट। अल्फा क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है, यानी जितना ये नेगेटिव होगा उतनी ज्यादा हमारे पास जो है नेगेटिव एनर्जी होगी। और नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, राइट। नेगेटिव एनर्जी लीड्स टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, राइट। यानी मोर द अल्फा इज नेगेटिव, मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्लियर। यानी अल्फा की वैल्यू जितनी नेगेटिव है, नेगेटिव ये तो यही एनर्जी एसोसिएटेड हमारे पास नेगेटिव ही आई, राइट। यानी अगर क्वेश्चन में आपको अल्फा की वैल्यूज दी गई हैं और वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाया है, तो जितनी ज्यादा अल्फा की वैल्यू है उतना ज्यादा सिस्टम में अट्रैक्टिव फोर्सेस है और उतना ज्यादा वो टाइटली बॉन्ड सिस्टम है, क्लियर। ध्यान आ गया, जितनी ज्यादा अल्फा की वैल्यू है उतनी एनर्जी नेगेटिव है और उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस है और उतना ज्यादा जो है सिस्टम टाइटली बॉन्ड है, क्लियर। क्लियर हो गया, जितनी अल्फा ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी और सिस्टम उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, राइट। दो चीजें आपने ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, या तो आपको डायरेक्ट वैल्यू अल्फा की पूछी जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू एनर्जी की पूछ ली जाएगी, या फिर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए 1.38, 1.21, 1.74, 1.61 और पूछा जाए कि ये क्या है, मेडलंग कांस्टेंट है किसी क्रिस्टल के लिए और आपको बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल क्रिस्टल कौन सा है। क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपको ABCD करके 4 ऑप्शन आ गए और पूछा जाए कि ये क्या है, मेडलंग कांस्टेंट की वैल्यू है किसी सिस्टम की, अलग अलग सिस्टम है और इनमें से सबसे स्टेबल सिस्टम कौन सा है, तो जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है अल्फा की ज्यादा वैल्यू, वो सबसे ज्यादा स्टेबल सिस्टम है, राइट। जिसकी अल्फा की वैल्यू सबसे ज्यादा है वो सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको NaCl में टोटल एनर्जी डायरेक्ट लिखवाऊंगी और साथ में आपको रिजल्ट लिखवाऊंगी NaCl के 3D स्ट्रक्चर के, राइट। क्लियर, ये क्वेश्चन आते हैं मेडलंग कांस्टेंट के, तो ध्यान रखना है, ओके। क्योंकि डेरिवेशन तो हमें नहीं आ रही है, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव है, आपको ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए, NaCl का अगर 3D स्ट्रक्चर लेते, क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन था वो भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछा गया कि NaCl का यूनिट सेल क्या होता है, क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया था कि NaCl का यूनिट सेल का क्या स्ट्रक्चर है वो बताइए, राइट। तो NaCl का यूनिट सेल हम कैसे बनाते थे, पहले Na को प्लेस किया जाता था FCC स्ट्रक्चर में, फिर Cl को प्लेस किया जाता था। क्या पहले क्या करते थे, Na को बेस लेके चलते हैं, राइट। ये ध्यान रखना है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में। NaCl में एक जगह हम Na पुट करेंगे और एक जगह Cl, तो Na और Cl, तो Na का क्या करेंगे, हम पहले Na को रखेंगे कहाँ, BCC में, राइट। BCC नहीं, FCC यानी फेस सेंटर पे भी एटम्स हैं और कॉर्नर पर भी एटम है। जब भी आपको FCC बोला जा रहा है, BCC बोला जा रहा है, यानी फेस सेंटर पर भी एटम है और कॉर्नर पर भी एटम है। BCC बोला जा रहा है, बॉडी सेंटर पर भी एटम है और कॉर्नर पर भी एटम है, राइट। तो हमने क्या करना है, Na को FCC स्ट्रक्चर में प्लेस करना है। ये आगे हमारे पास Na कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर, राइट। Na आगे, कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर। कितने नंबर ऑफ एटम आगे ये भी क्वेश्चन आता है, तो कॉर्नर से आ रहा है हमें 1 और फेस सेंटर से आ रही है 3, यानी टोटल 4 Na जो है हमारे NaCl स्ट्रक्चर में है, राइट। टोटल 4 जो है Na हमारे Cl स्ट्रक्चर में है, राइट। एक कॉर्नर से और 3 हमारे फेसेस से। अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो एक फेस जो है 2 में डिवाइडेड होता है, तो 6 फेस से 1/2 की कॉन्ट्रीब्यूशन आ रही है और फिर वो 3 आता है और नंबर ऑफ Na हमारे पास 4 हो जाते हैं। अब क्या करना है, हमने Cl को प्लेस करना है, तो Cl को प्लेस किया जाता है एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर में, राइट। बॉडी सेंटर और एज सेंटर में Cl को प्लेस किया जाता है। तो ये मान लो अगर हमारे पास
मैं Cl को प्लेस कर रही हूँ। एज क्या, दो कोनों को मिलाने वाला एज होता है, राइट। तो ये क्या है, Cl को मैं प्लेस कर रही हूँ एज सेंटर पर, राइट। दो कॉर्नर्स को मिलाने वाला एज सेंटर होता है। तो Cl के कितने एटम आ रहे हैं, Cl के एटम आ रहे हैं 3। एक एज एटम 4 में कंट्रीब्यूट होता है, एक एज एटम 4 में कंट्रीब्यूट होता है, तो हमारे पास 12 है। तो 12 डिवाइडेड बाई 4, 3 एटम एज सेंटर से आ रहे हैं, प्लस एक बॉडी सेंटर में है 1, तो 4 आ गए हमारे पास Cl। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एटम NaCl में कितने आ गए, 4 Na है और 4 Cl है, यानी टोटल 8 है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो 2 क्वेश्चन हमने यहां से क्लियर कर लिए कि NaCl का जो यूनिट सेल होता है वो आएगा हमारे पास FCC। क्यों, पहले हम Na को प्लेस करते हैं यूनिट सेल में, पहले हम Na का FCC स्ट्रक्चर लेते हैं, फिर उसमें Cl को प्लेस किया जाता है, तभी हमारे पास NaCl बनता है। तो NaCl का यूनिट सेल आता है FCC और टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन NaCl आर 8। क्लियर। अब हमने देखनी है पोटेंशियल एनर्जी इन NaCl 3D में, राइट। पोटेंशियल एनर्जी NaCl की 3D में तो हमें पता होना चाहिए फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट और थर्ड नियरेस्ट नेबर। पहले डिस्टेंस फिर एटम, राइट। तो पहला सबसे नियरेस्ट नेबर एटम हमें कहां मिलता है, सिंपल क्यूबिक में A डिस्टेंस पर मिल रहा था, राइट। और जब हम Na से कॉर्नर टू कॉर्नर जाएंगे तो उसके बीच में ही हमें Cl एटम मिल रहा है, यानी A/2 के हाफ डिस्टेंस पर हमें Cl एटम मिल रहा है, राइट। तो ये क्या है, Na और Cl के बीच में है, राइट। Na से Cl की तरफ जाते हैं तब हमें A/2 डिस्टेंस पर एटम मिल रहा है। सेकंड नियरेस्ट हमें फेस सेंटर पर मिलता है। ये आ गया हमारा फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है, √2, राइट। तो हमें हाफ में ही मिल गया, √2 डिवाइडेड बाय 2a, राइट। ये आ गया हमारे पास सेकंड नियरेस्ट और ये Na और Na के बीच में है, यानी Na ही मिल रहा है हमें, राइट। और थर्ड नियरेस्ट हमें मिलता है, ओके, Cl मैंने बॉडी सेंटर में प्लेस किया ही नहीं है, ये आ गया Cl बॉडी सेंटर में। ओके, तो ये आ गया हमारे पास Cl बॉडी सेंटर में, बिल्कुल Cl प्रेजेंट है। तो ये बॉडी सेंटर, बॉडी डायगोनल का कितना डिस्टेंस होता है, √3a, राइट। तो हाफ डिस्टेंस पर हमें Cl मिल रहा है √3a/2 और ये कौन सा है, Na और Cl है। अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता होने चाहिए। ये हम कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं, ये हम जा रहे हैं फेसेस की तरफ और ये जा रहे हैं हम बॉडी डायगोनल की तरफ। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। जब हम कॉर्नर एटम्स को देखते हैं सिंपल क्यूबिक का, हमारा कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी नियरेस्ट नेबर एटम्स को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो A6 होता है, राइट। बॉडी फेस डायगोनल, फेस में हमारा 12 होता है, 12 फेसेस, 12 एटम के पास हम जा सकते हैं। और बॉडी डायगोनल में हम नियरेस्ट 8 एटम्स के पास जा सकते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपने डायरेक्ट याद करना है। सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर टू कॉर्नर जाते हैं 6 एटम के पास, Na में फेस डायगोनल में जाते हैं, फेस डायगोनल में Na के बीच में 12 एटम्स के साथ, और NaCl में यहाँ थर्ड नियरेस्ट बॉडी डायगोनल पर है, तो बॉडी डायगोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। क्लियर। अब मैं क्या कर रही हूँ, A/2 को R पुट कर रही हूँ। क्या, A/2 को R पुट कर रही हूँ, तो √2a/2 आ गया हमारे पास √2r। क्लियर। और √3a/2 आ गया √3r। क्लियर हो गया, यानी जो डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है इस तरह से r, √2r, √3r। और वहां पर हमने NaCl के 1D स्ट्रक्चर में A, 2a, 3a, 4a इस तरह से देखा था। यहाँ पर हमने A/2 को R कंसीडर कर लिया, तो वही सीरीज हमारे पास आ रही है √2r, √3r। अब हम जो है एनर्जीज लिखेंगे, राइट। ये स्ट्रक्चर का काम हो गया, अब हमें एनर्जीज लिखनी है, राइट। तो सबसे पहली एनर्जी आती है हमारी जब हम जाएंगे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर के पास, राइट। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर के पास जाएंगे, यानी एजेस पर जाएंगे। तो एजेस पर जाएंगे, एजेस पर हम जाते हैं Na और Cl, हमें Na के बाद Cl मिलता है, राइट। तो U1 कंसीडर कर रहे हैं -e², Na और Cl प्लस E चार्ज, और ये क्या है -E चार्ज, प्लस इंटू माइनस माइनस -e²। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, फर्स्ट नियरेस्ट R है, 4πε0/r। क्लियर। इनटू कितने हैं एटम, 6 एटम्स के पास जाना है, तो उसे 6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड हम आ जाते हैं
फेसेस के पास, राइट। तो U2 आ रहा है, माइनस नहीं प्लस होगा, Na और Na प्लस ई, राइट। तो प्लस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड डिस्टेंस कितना है, √2r इंटू नंबर ऑफ एटम्स आगे 12 के पास हमने जाना है, राइट। फिर आती है थर्ड एनर्जी U3 में हम जाते हैं Na और Cl बॉडी डायगोनली, राइट। तो प्लस ई चार्ज और माइनस ई, ये आ रहा है माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थर्ड डिस्टेंस कितना है, √3r और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 8। ये आ गई एनर्जीज, राइट। एनर्जीज हमें पोटेंशियल एनर्जी की निकाल दी हमने, ये आ गई, ओके। तो अब हमने टोटल एनर्जी निकालनी है। आपको ये अगर क्लियर नहीं होगा तो हमने यहाँ पर कूलम्स लॉ लगाया है, कूलम्स लॉ मैंने Cl के मैंने 1D स्ट्रक्चर में बता दिया था, Q1/Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। Q एनर्जी को इस तरह से लिखते हैं कूलम्स लॉ के थ्रू, राइट। अब हमने लिखनी है टोटल एनर्जी, तो ये क्या है, U1 प्लस U2 प्लस U3, राइट। तो इन सभी का टोटल करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ गया -6 E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, प्लस ये प्लस में है, क्या है 12 E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2r, माइनस की टर्म है -8 E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3r, क्लियर। प्लस सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा नियरेस्ट नेबर एटम का सिलसिला, क्योंकि यूनिट सेल जो है इनफिनाइट नंबर के होते हैं। अब जो है अब इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, U, ये मिटा रही हूं, ये हो गया, U आएगा, U में हम -E² कॉमन निकाल देते हैं, -E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे हम R कॉमन निकाल रहे हैं, राइट। और अंदर क्या बचता है, माइनस कॉमन लिया है तो अंदर प्लस 6 बचा, क्लियर, ठीक है। +6 बचा, यहाँ क्या बचा, माइनस, ये प्लस था माइनस कॉमन किया है तो ये माइनस हो जाएगा, -12/√2 प्लस हो जाएगा 8/√3 माइनस सो ऑन, इस तरह से आ जाएगी। तो इस वाली टर्म का आपने डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेना है, ये आता है हमारे पास 1.74, और इसे हम कन्वर्ट कर देंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में। U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू अल्फा, ये क्या है, अल्फा है, राइट। तो ये अल्फा क्या निकल के आ गया, यहाँ पर मेडलन कांस्टेंट निकल के आ रहा है NaCl के 3D स्ट्रक्चर का, राइट। अभी हमने NaCl के 1D स्ट्रक्चर में देखा था कि जितनी मेडलन कांस्टेंट की नेगेटिव वैल्यू है उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, राइट। उतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी मींस अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अल्फा जितना नेगेटिव उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस, राइट। अल्फा जितना नेगेटिव उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस और उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल, राइट। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। अल्फा NaCl के लिए 3D स्ट्रक्चर में होता है 1.74, राइट, 1.74, क्लियर, राइट। जितना ज्यादा अल्फा नेगेटिव उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल। तो हमने NaCl का 1D और 3D स्ट्रक्चर कर लिया है, राइट। यही रिजल्ट आते हैं, एक और रिजल्ट भी हैं, वो भी हमने डायरेक्ट ही लिख लेने हैं। बस सीजियम, NaCl की जगह सीजियम क्लोराइड होगा। सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सीजियम क्लोराइड का यूनिट सेल क्या होता है, किसी को आइडिया है, सिंपल क्यूबिक, राइट। पहले हम सीजियम को प्लेस करते हैं, फिर हम क्लोरीन को प्लेस करते हैं, और क्लोरीन के क्यूबिक को उठा के फिर सीजियम के क्यूबिक में रखा जाता है, राइट। यानी जो हम बेस ले रहे हैं उसमें सेम एटम होने चाहिए। सीजियम क्लोराइड का बेस होता है हमारा, यूनिट सेल होता है सिंपल क्यूबिक, राइट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अब आपने लिख लेना है, ये रिजल्ट है, ये डायरेक्ट NaCl का 1D में 1D स्ट्रक्चर में अल्फा क्या है, मेडलन कांस्टेंट, या इसे करेक्शन फैक्टर भी कहते हैं। जितना ज्यादा करेक्शन फैक्टर उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस और उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल, क्लियर। तो अल्फा 1, ये मैं इस तरह से लिखती हूँ, स्ट्रक्चर
और ये आ गया हमारे पास क्रिस्टल, और ये आ गई अल्फा की वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले हम NaCl का क्रिस्टल लेंगे 1D क्रिस्टल। उसमें अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? 1.38 आई थी, है ना? हाँ, 1.38 आई है, ये डायरेक्ट रिजल्ट आ जाती है। NaCl का आ गया 3D स्ट्रक्चर, तो 3D में अल्फा की वैल्यू आ गई 1.74। फिर आ गया सीजियम क्लोराइड, तो सीजियम क्लोराइड का है 3D स्ट्रक्चर जिसमें वैल्यू है 1.76, यानी सीजियम ज्यादा स्टेबल है NaCl से, राइट। फिर है जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फाइड का 3D स्ट्रक्चर जिसमें 1.61 जो है अल्फा की वैल्यू है, 61 नहीं है, 63 है। 2 डेसिमल पॉइंट तक याद रखना ज्यादा इजी भी होता है और अप्रोप्रिएट भी होता है, इतनी ही। हमें पीजीटी के एग्जाम में या फिर जो भी एग्जाम आएंगे उनमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो डायरेक्ट रिजल्ट या फिर छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा। तो ये आ गया हमारे पास मेडलन कांस्टेंट। तो बॉन्डिंग्स ऑफ सॉलिड हमने आज की क्लास में कंप्लीटली पढ़ लिया, राइट। 2 चीजें मैंने आपको करवाई हैं, एक करवाया मैंने U पॉजिटिव और U नेगेटिव। U नेगेटिव है तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और U पॉजिटिव है तो हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस हैं, राइट। रिपल्सिव फोर्सेस हैं तो हम मैक्सिमा निकाल सकते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो हम मिनिमा निकाल सकते हैं। यहां से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, राइट। U पॉजिटिव और U नेगेटिव से डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, U अगर दिया है तो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं हम, और फिर रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस निकलती हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। ये 2 चीजें हमने कवर की, ये इंपॉर्टेंट है। कोहेसिव एनर्जी का भी हमने जो है कोहेसिव एनर्जी का, हाँ, कोहेसिव एनर्जी भी की है हमने आज। कोहेसिव एनर्जी का भी डायरेक्ट रिजल्ट हमने लिखा है U पॉजिटिव और U नेगेटिव में, A/r⁻m माइनस B/r⁻n। ये U पॉजिटिव है तो अट्रैक्टिव है, और U नेगेटिव है तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, राइट। तो ये रिजल्ट आपने ध्यान रखने हैं, कई बार न्यूमेरिकल आएगा। और एक और चीज साथ में, अल्फा जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा सिस्टम अस्टेबल, ये चीज ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाती है। ओके, तो हमने बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड को कंप्लीटली कवर कर लिया है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी देखे हैं। आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको क्लास से रिगार्डिंग कोई डाउट रहेगा तो आपने क्लास में चैट सेक्शन में पूछ लेना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और दूसरों तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।